हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कंजस्टिव हार्ट फेलियर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए ही नहीं है बट मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज और हर किसी को ये काम आ सकता है। इसीलिए हमारा आज का टॉपिक है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, तो ये मतलब हार्ट फेलियर की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे किसी पर्सन का हार्ट फेल हो जाता है तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो कैसे होता है, क्या रीजंस होते हैं, और अगर वो हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो होने वाला है, ये सब कुछ। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे पता लगाएं, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। अब हार्ट फेलियर होता क्या है? ये कंडीशन होती है जिसमें हार्ट पंप नहीं कर पाता ब्लड जितना चाहिए बॉडी को। ठीक है, जब हार्ट इनकैपेबल हो जाता है, अनकैपेबल हो जाता है पंप करने के ब्लड को, तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते तो हम फेल हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि जितने मार्क्स हमें लाने चाहिए थे हम नहीं ला पाए, तो हम फेल हो गए। वैसे ही जब हार्ट जितना ब्लड उसको पंप करना है उतना नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है, तब हम उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। ओके, तो हार्ट डजंट मीट द बॉडीज़ डिमांड, जितनी बॉडी को चाहिए उतनी पूरी नहीं कर रहा हार्ट। ठीक है, तो अब ये क्यों हो रहा है? ऐसा मोस्ट ऑफ केसेस में अब होने लगा है, ये बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि होता क्यों है। इसमें क्या है, या तो ये हो गया कि बचपन से ही कोई वॉल डिफेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे वॉल डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि सैटेनोसिस होता है। ओके, और काफ़ी सारे VSD ASD, हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है, यहाँ पे कोई छेद है, यहाँ पे कोई छेद है, यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ें होती हैं तो उस वजह से हो जाता है। फॉल्टी हार्ट वॉल्स हो गई। ठीक है, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं ये वाली, इनमें कोई दिक्कत है इसलिए हो जाता है। उसके अलावा अरिथमियाज क्या होता है कि हार्ट बीट जब फास्ट होती है और ये बहुत लंबे टाइम तक अगर हार्ट बीट उसकी फास्ट रहती है एक पर्सन की, तो हार्ट की वॉल्स जो हैं वो डैमेज होने लग जाती है। बहुत टाइम वो बहुत फास्ट पंप करता है तो फिर उसके बाद वॉल्स जो हैं वो लूज पड़ जाती हैं, डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, ये कॉज हो गया। उसके बाद आता है इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन क्या होता है कि मसल में कोई ब्लॉकेज आ जाए। ठीक है, जैसे कि इस्चीमिया होता है, मतलब कि कोई क्लॉट फॉर्म हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से रुक गया, हार्ट में ब्लड नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से जो होता है उसको इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। देन आता है लीनेज। लीनेज का मतलब होता है कि जो जेनेटिकल हो गया, फैमिली से चला आ रहा है, कि तुम्हारी दादी को भी आया था, नानी को भी और सबको, तो फिर उसके बाद आगे जाके तुम्हें भी हो रहा है, तो वो हो गया लीनेज। ओके, देन आता है अनकंट्रोल्ड हाइपर टेंशन। अगर बहुत लंबे समय तक हाइपर टेंशन एक पर्सन को रहती है, जो कि ट्रीट हो रही है लेकिन मतलब फिर भी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है हार्ट फेलियर। ठीक है, और अगर हम ड्रग्स या अल्कोहल को यूज़ करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो वो भी हार्ट फेलियर कॉज कर देता है। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल वायरल कोई सा भी, तो वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो वो भी हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। समझ आ गए कॉजेज़? सो इतने ही इसके कॉजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स। अब टाइप्स तो वही होंगे कि ये हार्ट है, ठीक है, ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड। अगर राइट साइड हो रहा है तो राइट साइड का हार्ट फेलियर, और लेफ़्ट साइड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड का। बट एट द एंड हार्ट फेलियर तो पूरे हार्ट का ही होता है। ठीक है, बट रीज़न दोनों में से किसी एक साइड का होता है जनरली। ज़्यादातर क्या होता है कि किसी एक साइड में कोई दिक्कत हुई है, उसकी वजह से पूरा हार्ट बंद पड़ जाता है। ठीक है, तो वो बात करते हैं राइट और लेफ़्ट साइड। अब अगर हमारा राइट साइड हो रहा है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। मतलब अगर किसी के राइट साइड के हार्ट में कोई दिक्कत हो गई है तो फिर उसको जो सिम्टम्स आएंगे वो अलग होंगे, और अगर किसी के लेफ़्ट साइड में कोई दिक्कत हुई है तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो अलग होंगे। तो अब हम पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो हम बात करते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर की। ओके, तो अगर राइट साइड में हुआ है तो क्या चीज़ें होंगी देखना। ओके, तो स्वेलिंग होती है लेग्स में, हैंड्स में, लिवर में, यानी कि हिपैटोमेगैली। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि स्वेलिंग होने लगती है बेसिकली, सारी चीज़ें फूलने लगेंगी। फूलेंगी क्यों, मैं बताती हूँ। ये जो पार्ट होता है यहाँ पे इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा से आता है ब्लड। ठीक है, जो कि होता है डीऑक्सीजनेटेड। सारी बॉडी का, हाथों पैरों का ब्लड आ रहा है इधर, इस साइड आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो कि कोई डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ये हार्ट में ब्लड सही से आएगा नहीं, पंप होगा नहीं, तो इसीलिए ब्लड जाएगा बैक। बैक फ्लो के कहाँ जाएगा? लिवर में। सारी की सारी बॉडी में जाएगा, और जब वहाँ जाएगा तो फ्लूइड बढ़ेगा बॉडी का।
ठीक है, बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हर जगह पे जो है फ्लूइड भरने लग जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। पैर फूले होते हैं, देखा होगा आपने, हाथों में स्वेलिंग होती है, ठीक है। और डॉक्टर्स रिपोर्ट जब बताते हैं कुछ लोगों की, तो बोलते हैं कि लिवर जो है वो मतलब इनलार्ज लिवर है, ठीक है, तो फिर वो होता है, ठीक है, फैटी लिवर वगैरह वो सब। उसके अलावा अब जब फ्लूइड भरेगा, वेट गेन होने लग जाएगा पर्सन का बहुत ज़्यादा, एडीमा होगा, ठीक है, स्वेलिंग होगी, एडीमा होने लग जाएगा, नेक वीन डिस्टेंशन होगी, इसको जगलर वीन डिस्टेंशन बोलते हैं। नेक की जो वीन्स होंगी ना वो काफ़ी लार्ज होंगी, ठीक है, वो दिखाई देंगी ऊपर से सुपरफिशियली। उसके अलावा पर्सन जो है बहुत लेथार्जिक रहेगा, थकान, कुछ काम कर लिया बोलेंगे थक गए बहुत ज़्यादा, हल्का सा कुछ कर लिया चल लिए तो उनको एकदम सांस आने लग जाएगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, और उसके अलावा वो थक जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है, तो ये भी एक साइन है। उसके अलावा हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होगी, कभी बहुत फास्ट हो रही है, कभी बहुत स्लो हो रही है। देन उसके अलावा होता है नॉक्टूरिया, यानी कि नाइट में उस पर्सन को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, ठीक है, रात के टाइम उसको बहुत ज़्यादा होगा कि वो वॉशरूम चला जाए, ठीक है, उसको मिड नाइट, स्पेशली मिड नाइट में उसको वॉशरूम जाना होगा, ठीक है। उसके अलावा गिर्थ जो है, गिर्थ यानी कि बढ़ी हुई होगी, साइज़ बढ़ेगा, किस किस चीज़ का, एब्डोमेन का साइज़ बढ़ेगा फ्लूइड की वजह से। और जब एब्डोमेन बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी किसी का पेट होता है ना, पूरी बॉडी का तो वेट बढ़ता ही है उन लोगों का, और उसके अलावा स्पेशली उनका एब्डोमेन बहुत बड़ा होने लग जाएगा फ्लूइड की वजह से, तो क्या होगा, उनको डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया होगा, और नोजिया, ठीक है, उनको वोमिटिंग जैसा फील होगा खाने के बाद, जनरली वो वोमिटिंग कर देते हैं, उनको भूख नहीं लगती, सांस लेने में दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें होती हैं राइट साइड में अगर हार्ट फेलियर होने वाला है तो, ठीक है। इसका यहाँ पे एक शॉर्ट भी है कि स्वेलिंग से आप याद रखते हैं, एज फॉर swelling in legs, hands, liver, weight gain, edema, large neck vein, lethargy, irregular heart rate, nocturia और गिर्थ। ओके, ठीक है, तो राइट साइड का समझ आ गया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर हो रहा है तो लेफ्ट साइड में क्या है कि अभी मैंने यहाँ से बताया, इधर से फ्लूइड वापस जाएगा, भर जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे होते हैं हमारे लंग्स पीछे, ठीक है, लंग्स, और लंग्स में से जो है वो ब्लड आता है इसके अंदर, और यहाँ से यहाँ जाता है, और फिर यहाँ से सारी बॉडी में जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड होती है, बट आ कहाँ से रहा है, लंग्स में से आ रहा है। अब अगर यहाँ कोई दिक्कत होगी तो वापस ब्लड बैक जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है। तो अब जो सारे सिम्टम्स दिखेंगे वो हमें दिखेंगे लंग्स के, यानी कि लंग्स में प्रॉब्लम होने लगेंगी, डिस्निया होगा, सांस नहीं आएगा सही से, ठीक है। रील्स क्या है, ब्रीथिंग साउंड्स आएंगे अब नॉर्मल, मर्मर साउंड आ रहा है, ठीक है, क्रैकल साउंड आ रहा है, तो हम जब अस्कल्टेशन करेंगे तो पता चलेगा कि साउंड्स ऑड हैं, ठीक है, सांस लेने में अजीब साउंड। उसके अलावा ऑर्थोपनिया होगा, यानी कि जब पर्सन लेट जाता है तब उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, ऑर्थोपनिया। वीकनेस रहेगी बहुत ज़्यादा, उनमें भी लेथार्जी रहती थी, ओके। उसके बाद नॉक्चुरल डिस्निया होगा, यानी कि जब वो नाइट में लेटेंगे या नाइट के टाइम पे भी उनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होगी, हार्ट रेट बढ़ी रहेगी, और लंग्स में क्या होगा, कफिंग होगी, नैगिंग कफ रहेगी, फोर्थ ही हो सकती है, स्पूटम हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है उसमें, और वेट गेन तो होगा ही, ठीक है। समझ आ गए दोनों साइड, ओके। देन आते हैं हम लोग, अब पता कैसे लगाएंगे, डायग्नोसिस पे आते हैं। तो डायग्नोसिस क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सिम्टम्स राइट साइड के जो भी सिम्टम्स है वो सब हम देखेंगे, उससे पता चल जाएगा एक तो हमें। उसके अलावा हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ईसीजी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट चेक करेंगे बंदे का, और एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है। उसके अलावा एक ये टेस्ट होता है मेनली बीएनपी। बीएनपी क्या होता है, ब्रेन नेट्रियोटिक पेप्टाइड, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली ये जो बीएनपी है ये हमारे हार्ट प्रोड्यूस करता है, ये एक प्रोटीन है जो कि हार्ट प्रोड्यूस करता है तब जब उसको बहुत मेहनत लग रही है ब्लड को पंप करने में, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस के टाइम पे हार्ट जो है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको बीएनपी बोलते हैं, और ये जब ब्लड में बढ़ा हुआ होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि पर्सन को हार्ट अटैक आने वाला है,
ठीक है। तो अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम ये टेस्ट कराओ और उससे तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि एक पर्सन की क्या कंडीशन है हार्ट की, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 100 pg/ml है अगर तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है। 100 to 300 है तो माइल्ड चांसेस हैं, 300 to 700 है मतलब मॉडरेट, ठीक है। तुम्हें डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। 700 है तो मतलब सीवियर हार्ट फेलियर के चांसेस हैं और हो सकता है, होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। ओके, देन ये हो गया, हमें पता चल गया डायग्नोसिस। उसके बाद अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में हम लोग मेडिकेशंस देंगे। उसके बाद हम इसको डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, बाकी ऐसे बता देते हैं। तो मेडिकेशन देंगे। डाइट मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, सोडियम और फ्लूइड कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड भर रहा है उसमें, है ना। हमने देखा कि एडीमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको हम लोग कम कर देंगे, सोडियम कम करेंगे। उसके अलावा इन्फेक्शन से बचाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बड़ा कॉज हो सकता है और ऑलरेडी अगर पर्सन को चांसेस हैं तो इन्फेक्शन से वो बहुत जल्दी हो सकता है कि हार्ट अटैक आए, इसीलिए हमें इन्फेक्शन से बचाना है। रीनल फेलियर, किडनी अगर फेल हो गई तो फिर डबल चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वही अनकंट्रोल्ड आर्टीरियल फिब्रिलेशन, ठीक है। अगर हार्ट में आर्टीरियल फिब्रिलेशन अगर हमेशा से चल रहा है तो वो हार्ट की वॉल्स को भी डैमेज कर देता है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन में हम बात करेंगे, मेनली जो चीज़ें करने की हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक तो हमें करनी है असेसमेंट करना है, ठीक है, एजुकेट करना है और एडमिनिस्टर करना है। ओके, असेसमेंट में क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सिम्टम्स, वही जो हमने राइट साइड के डिस्कस किए थे वो, और लेफ्ट साइड के। सबसे पहले हम सिम्टम्स असेस करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे, जो भी हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं उनके लिए पेशेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमें देखना है। डिगॉक्सिन देंगे, डिगॉक्सिन से हम लोग हार्ट रेट चेक करेंगे, ठीक है। डिगॉक्सिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है हार्ट के, ठीक है। तो हार्ट रेट चेक करेंगे कितना हुआ है, और एसी देंगे हम लोग तो बीपी चेक करेंगे। डायरेटिक्स देंगे, वॉल्यूम स्टेटस और वेट चेक करेंगे डेली, क्योंकि डायरेटिक्स देने से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकलता है। तो उसके बाद हम वॉल्यूम चेक करेंगे पेशेंट की और वेट भी चेक करेंगे। लैब में हम लोग पोटेशियम और डिगॉक्सिन देंगे। कार्डिक और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन डाइट्स देंगे, जैसे कि सोडियम कम और फ्लूइड में फ्लूइड कम, ठीक है। एडीमा डिक्रीज़ करेंगे, लेग को एलिवेट रखेंगे, पैरों को उठाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि पैरों को नीचे रखने से फ्लूइड उसमें जाता है और वहाँ पे एडीमा हो जाता है। तो हम लोग कीप लेग्स एलिवेटेड, उठा के रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देंगे पेशेंट को हाई फोल्डर्स पोजीशन। हाई फोल्डर्स पोजीशन किस लिए देंगे, ताकि वो इजीली रेस्पिरेशन कर सके, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को डिस्निया भी हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जब हम उसको हाई फोल्डर्स पोजीशन देते हैं, जो कि होती है ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाली हाई फोल्डर्स पोजीशन, तो उसका हम लोग सिर उठा के रखेंगे तो उसको इजीली सांस ले पाएगा वो। देन सेफ्टी किस चीज़ से रखेंगे हम, यहाँ पे उसके पैर जो हैं वो स्वेल रहते हैं, ठीक है, सूजे हुए रहेंगे, तो उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसको हम लोग सेफ्टी रखेंगे चलने फिरने की, क्योंकि वो गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। उसके बाद ये हो गई हमारी असेसिंग। उसके बाद हम आते हैं एजुकेटिंग पे। एजुकेटिंग में क्या करना है, लो सोडियम डाइट वही है, 2 to 3 ग्राम्स पर डे दे सकते हैं। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन में हम लोग 2 लीटर फ्लूइड पर डे देंगे। वैक्सीनेशन में हम लोग फ्लू और निमोनिया की वैक्सीन लगा सकते हैं। एक्सरसाइज टॉलरेटेड रखेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करानी है, ज़्यादा नहीं करानी। वेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्मोकिंग और अल्कोहल छुड़वाना है उसका, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस और ऑर्थोपनिया, लेट के सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन चीज़ों के बारे में भी उसको बताना है। देन हम आते हैं मेडिकेशन पे, ठीक है। मेडिकेशन में क्या देंगे हम लोग, ये मेडिकेशन देंगे, एसी इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स, तो एसी इनहिबिटर्स क्या करेंगे, वेसल डायलेशन कॉज करेंगे, ओके। तो ये डायलेट करेंगे वेसल्स को, जिसकी वजह से इजीली सांस ले पाएगा। एआरबी भी वही काम करते हैं जो एसी काम करते हैं, ओके। तो इनको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और ये जो है ये भी वेसल डायलेशन का ही काम करेंगे, बट इसमें क्या होता है कि इसमें कफिंग वगैरह भी कॉज कर देता है ये, लेकिन ये नहीं करता है। फिर डायरेटिक्स में हम लोग लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ये सब देंगे डायरेटिक्स, ताकि जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाए, और इसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा कॉज होता है। देन आते हैं बीटा ब्लॉकर्स देंगे, मेटाप्रोलोल, बिस्प्रोलोल, ताकि जो हाइपरटेंशन है वो कम हो पेशेंट को। देन देते हैं एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स जो है वो उन पेशेंट में देंगे जहाँ पे क्लॉटिंग हो रही हो,
ठीक है, सबको नहीं। उसके बाद वैसोडाइलेटर्स, ये भी वही काम कर रहे हैं, बट वैसोडाइलेटर्स हम डायरेक्टली देंगे ताकि जो है हाइपरटेंशन कम करेगा। ये भी डिगॉक्सिन देंगे। डिगॉक्सिन का काम क्या होता है कि वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। अभी हार्ट यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता हार्ट फेलियर में, तो हम क्या करेंगे, डिगॉक्सिन देंगे। डिगॉक्सिन हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। लेकिन अब उल्टा इसमें होता क्या, नेगेटिव पॉइंट ये है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट तो करा रहा है बहुत अच्छे से, बट बीट स्लो हो जाती है, यानी कि स्लो बीट होगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होगा। और डिगॉक्सिन में एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसकी रेंज जो है वो 0.5 to 2 mg/dl ही होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 2 mg/dl से हम ज़्यादा अगर देंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी, इसीलिए हमें उसका भी ध्यान रखना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।